झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ रांची के ऐतिहासिक जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन 25वें दिन में पहुंच चुका था। तभी 18 अगस्त की आधी रात राज्य सरकार की ओर से एक ऐसा बड़ा फैसला आया जिसने झारखंड के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में भूचाल ला दिया। कार्मिक विभाग ने एक साथ 8 नोटिफिकेशन जारी किए। इनके जरिए 22 भर्ती प्रक्रियाएं परीक्षाएं रद्द कर दी गईं, 6 की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई और 17 अन्य भर्ती परीक्षाओं की व्यापक जांच का आदेश जारी किया गया। यानी कुल 45 भर्ती प्रक्रिया सरकार के इस फैसले से प्रभावित हुई। इसके ठीक एक दिन पहले 17 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की विशेष बैठक हुई थी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा था कि परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर सरकार जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द कर रही है। उन्होंने यह भी कहा था कि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ सरकार अब बड़ा ऑपरेशन करेगी। सरकार की ओर से परीक्षाओं को रद्द करने, स्थगित करने और जांच कराने को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किए गए थे उसमें कहा गया था कि सीआईडी और अन्य एजेंसियों की जांच में भर्ती प्रक्रियाओं में गड़बड़ी के कई तथ्य सामने आए। जाहिर तौर पर इन परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों में अभय तिवारी जैसे कई ब्लैक शिप्स भी हैं जिन्होंने गलत हथकंडों के आधार पर जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाएं पास की हैं और वास्तविक मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के हक पर डाका डाला है। लेकिन दूसरी ओर सरकार के इस फैसले की सबसे बड़ी मार उन अभ्यर्थियों पर भी पड़ी जिन्होंने वर्षों की मेहनत के बाद ये परीक्षाएं पास कर नौकरियां हासिल की थी। कई अभ्यर्थी नियुक्त हो चुके थे, कुछ प्रशिक्षण पूरा कर चुके थे, कुछ सरकारी विभागों में काम कर रहे थे, कुछ अंतिम चरण में थे। 18 अगस्त की रात जारी नोटिफिकेशन के बाद अचानक इन सभी के भविष्य पर सवाल खड़ा हो गया और यहीं से शुरू हुई एक नई कानूनी लड़ाई। सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए प्रभावित अभ्यर्थी झारखंड हाई कोर्ट पहुंच गए। 11वीं से 13वीं जेपीएससी, संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, फूड सेफ्टी ऑफिसर, सीडीपीओ और जेएसएससी सीजीएल से जुड़े मामलों में अलग अलग याचिकाएं हाई कोर्ट में दाखिल हुई। घटनाक्रम तेजी से बदला। हाई कोर्ट ने अलग अलग मामलों में 48 से 60 घंटे के भीतर सुनवाई की और सरकार के आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी। अदालत ने पूरे मामले में सरकार से विस्तृत जवाब तलब किया है। तो आखिर क्यों सरकार का आदेश अदालत की कसौटी पर 48 घंटे भी नहीं टिक पाया? सरकार ने हाईकोर्ट में अपने फैसले के बचाव में क्या दलील दी? प्रभावित हो रहे अभ्यर्थियों ने किस आधार पर सरकार के फैसले को ललकारा? और अंतरिम आदेश पारित करते हुए अदालत ने क्या क्या टिप्पणियां की? आज इन्हीं सब पर बेहद विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले की वीडियो की शुरुआत हो, नमस्कार, प्रणाम, जोहार स्वीकार कीजिए। हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .लाइव। जब हाईकोर्ट में इस संवेदनशील मामले पर सुनवाई शुरू हुई तो राज्य सरकार की ओर से अदालत में 20 अगस्त को अपर महाधिवक्ता अच्युत केशव और 21 अगस्त को सीजीएल मामले में हुई सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता रोहिताक्ष राय ने पक्ष रखा। सरकार की ओर से मुख्य रूप से 3 बड़ी दलीलें दी गईं। कौन कौन सी दलीलें? पहला, व्यापक स्तर गड़बड़ी के आरोप। सरकार के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में कहा कि पूरी भर्ती प्रक्रिया में व्यापक अनियमितता के तथ्य उजागर हुए हैं। पूरी प्रक्रिया दूषित हो चुकी थी, इसलिए पूरी परीक्षा और उसके तहत हुई नियुक्तियों को रद्द करने के अलावा सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। दूसरा, सीआईडी की गहन जांच और गिरफ्तारियां। सरकार ने अदालत को बताया कि राज्य के विभिन्न नागरिकों की शिकायतों और प्राथमिक साक्ष्यों के आधार पर सीआईडी ने इसकी गहन जांच शुरू कर दी है। कई एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और इस धांधली में शामिल कुछ प्रमुख बिचौलियों व आरोपियों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। तीसरी बात, जनहित और अनिश्चितता समाप्त करने का तर्क। एजी ने कहा कि चूंकि यह विषय राज्य के लाखों युवाओं के भविष्य और जनमानस से सीधे जुड़ा है, इसलिए कोर्ट इस मामले में जवाब दाखिल करने और सुनवाई की एक सख्त समय सीमा तय करे। संक्षेप में कहें तो सरकार का रुख यह था कि पूरी प्रक्रिया को निरस्त करना ही एकमात्र रास्ता बचा था।
दूसरी तरफ थे वे अभ्यर्थी जो जेपीएससी 11वीं से 13वीं सिविल सर्विसेज, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स, सीडीपीओ और जेएसएससी सीजीएल की सभी परीक्षाएं पास कर नियुक्त हो चुके थे और अपने अपने विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे थे। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अमृतांश वत्स समेत वकीलों के पैनल ने अदालत में सरकार के नोटिफिकेशन की वैधता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अभ्यर्थियों की दलीलों के 3 सबसे मजबूत स्तंभ थे। पहला, प्राकृतिक न्याय का हनन। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि चयनित उम्मीदवारों को न तो कोई शो कॉज नोटिस दिया गया, न उनकी बात सुनी गई और न ही उन्हें अपना पक्ष रखने का ही मौका मिला। 18 अगस्त को एक नोटिफिकेशन आता है और अचानक बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए उनकी नियमित सेवा समाप्त कर जाती है। दूसरी बात जो कोर्ट में कही गई, राजनीतिक दबाव में लिया गया फैसला। कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ताओं के वकील ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार ने यह कदम किसी निष्पक्ष जांच के ठोस निष्कर्ष पर पहुंचकर नहीं उठाया है, बल्कि 24 दिनों से सड़क पर चल रहे आंदोलन और राजनीतिक दबाव के आगे घुटने टेकते हुए जल्दबाजी में यह आत्मघाती कदम उठाया है। तीसरा, दोषी और निर्दोष में फर्क नहीं। जो दावे किए गए वो तीसरी बात वो हम आपको बताते हैं। तीसरी बात जो वकीलों ने कही वो यह थी कि अभ्यर्थियों का सबसे बड़ा तर्क यह था कि क्या सरकार के पास कोई एक भी ऐसा सबूत है जो यह साबित करे कि याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से किसी भ्रष्टाचार या पेपर लीक में शामिल थे। अगर जांच अभी चल ही रही है तो बिना किसी व्यक्तिगत आरोप के सभी को एक ही लाठी से हाँकना और योग्य उम्मीदवारों की मेधा का कत्ल करना पूरी तरह से गैर कानूनी है। तो दोनों पक्षों की तीखी बहस सुनने के बाद न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने जो टिप्पणियां की और जो आदेश दिया वह राज्य सरकार के लिए एक बड़ा कानूनी झटका साबित हुआ। कोर्ट ऑर्डर के हर एक शब्द में प्रशासनिक जल्दबाजी पर सवाल उठाए गए हैं। अदालत के आदेश के मुख्य बिंदु और उसके कानूनी अर्थ भी अब जरा समझिए। प्राकृतिक न्याय सर्वोपरि यानी कि नेचुरल जस्टिस इज मैंडेटरी। आदेश के पैरा 7 में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसिया अदालत का यह मानना है कि किसी भी नियमित यानी कि नियुक्त यानी कि रेगुलर अपॉइंटमेंट को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना न तो प्रभावित किया जा सकता है और न ही समाप्त किया जा सकता है। सरकार की अधिसूचना में ऐसा कोई ठोस तथ्य दिखाई नहीं देता जो इतने बड़े और कठोर कदम को तर्कसंगत ठहरा सके। दूसरा, संतुलन और जनहित, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस एंड पब्लिक इंटरेस्ट। कोर्ट ने अपने आदेश के पैरा 8 में माना कि इस मामले में बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस पूरी तरह से याचिकाकर्ताओं के पक्ष में, उन्हें बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के बर्खास्त कर दिया गया जो कि न्याय हित के खिलाफ है। अदालत ने यह भी माना कि सरकार के इस फैसले का क्रियान्वयन जनहित के प्रतिकूल यानी अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट है। तीसरा, स्टे का अस्पष्ट आदेश, ऑपरेशन स्टेड। कोर्ट ने अपने आदेश के पैरा 11 और 12 में 18 अगस्त 2026 की उस विवादित अधिसूचना पर तत्काल प्रभाव से अंतरिम रोक यानी कि स्टे लगा दी। साथ ही महाधिवक्ता को सख्त निर्देश दिया कि वे संबंधित विभागों को सूचित करें कि याचिकाकर्ताओं तथा उनसे प्रभावित अन्य सभी कर्मियों को इस याचिका के अंतिम निपटारे तक उनके पदों पर काम करने दिया जाए। एक महत्वपूर्ण शर्त यानी कि अंडरटेकिंग एफिडेविट। हालांकि कोर्ट ने अभी साफ किया कि यह राहत अंतिम नहीं है। पैरा 13 के तहत सभी याचिकाकर्ताओं को एक शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट देना होगा कि इस मामले से जुड़ी आपराधिक जांच, ट्रायल कोर्ट का जो भी अंतिम फैसला आएगा वह उन पर लागू होगा। अगर भविष्य में सीआईडी जांच में किसी अभ्यर्थी के खिलाफ व्यक्तिगत तौर पर भ्रष्टाचार के सबूत मिलते हैं तो सरकार उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होगी। आइए अब समझते हैं कि अदालत के इस आदेश के इंप्लीकेशंस यानी कि निहितार्थ क्या हैं, जरा इसे भी समझते हैं। इस अंतरिम आदेश का सीधा मतलब यह है कि हाईकोर्ट ने सरकार को आईना दिखाया है। अगर परीक्षा प्रणाली में बीमारी है तो पूरी फसल काटने के बजाय कीड़े को चुनकर बाहर निकालिए। कोर्ट ने साफ कर दिया कि जांच का स्वागत है, लेकिन जांच पूरी होने से पहले किसी निर्दोष को कटघरे में खड़ा करके उसकी नौकरी नहीं छीनी जा सकती।
हाईकोर्ट के इस फैसले से सैकड़ों अफसरों के सिर पर मंडरा रहा बर्खास्तगी का खतरा फिलहाल 15 सितंबर तक के लिए तो टल गया है, लेकिन सवाल वही है कि अब आगे क्या होगा, कानूनी लड़ाई किस दिशा में आगे बढ़ेगी। आइए जरा समझते हैं कि आने वाले दिनों की पूरी टाइमलाइन और संभावित रास्ते क्या होंगे। 7 सितंबर 2026 सरकार का इम्तिहान। कोर्ट ने झारखंड सरकार या राज्य सरकार को 7 सितंबर तक विस्तृत काउंटर एफिडेविट यानी कि जवाब दावा दाखिल करने का समय दिया है। इसमें सरकार और सीआईडी को कोर्ट के सामने लिखित सबूत पेश करने होंगे कि आखिर 22 परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द करने का उनका ठोस आधार क्या है और सीआईडी जांच में अब तक क्या क्या बड़े खुलासे हुए हैं। 14 सितंबर 2026 अभ्यर्थियों का प्रत्युत्तर। सरकार के जवाब पर याचिकाकर्ताओं के वकील 14 सितंबर तक अपना रीज्वाइंडर दाखिल करेंगे। 15 सितंबर 2026 दोपहर 12:15 तक अंतिम महासुनवाई। इस पूरे मामले की अगली सबसे महत्वपूर्ण सुनवाई 15 सितंबर को दोपहर 12:15 पे होगी। इस दिन यह तय होगा कि अंतिम स्टे बरकरार रहेगा या मामला किसी नई दिशा में मुड़ेगा। आगे के 3 संभावित कानूनी परिदृश्य, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। पहला परिदृश्य, यदि 7 सितंबर को सरकार सीआईडी जांच के ऐसे पुख्ता सबूत पेश कर देती है जिससे यह साबित हो जाए कि पूरी परीक्षा में मास करप्शन इस कदर हो चुका था कि निर्दोष और दोषी को अलग करना असंभव है, तो कोर्ट सरकार के फैसले को बरकरार रख सकता है। दूसरा परिदृश्य, यदि सरकार सिर्फ सामान्य आरोप लगाती है और व्यक्तिगत संलिप्तता का प्रमाण नहीं दे पाती तो हाईकोर्ट रद्द करने के नोटिफिकेशन को पूरी तरह से खारिज कर सकता है और सरकार को निर्देश दे सकता है कि वह केवल जांच में दोषी पाए गए लोगों को छांटकर बाहर करें। तीसरा परिदृश्य, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है। यदि 15 सितंबर को हाईकोर्ट का रुख अभ्यर्थियों के पक्ष में रहता है तो राजनीतिक और छात्र दबाव में घिरी सरकार इस अंतरिम आदेश को चुनौती देने के लिए देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। झारखंड हाईकोर्ट के इस अंतरिम फैसले ने एक बात बेहद साफ कर दिया है पानी की तरह कि लोकतंत्र में ना तो सड़कों का गुस्सा कानून से ऊपर हो सकता है और न ही सत्ता में बैठी सरकारें प्रक्रियात्मक न्याय यानी कि प्रोसीजरल जस्टिस को दरकिनार कर सकती है। लड़ाई अब केवल परीक्षा रद्द बनाम बहाल की नहीं रही, बल्कि लड़ाई अब दोषी को सजा और निर्दोष को सुरक्षा के उस मूल संवैधानिक सिद्धांत की बन चुकी है। 15 सितंबर की तारीख न केवल सैकड़ों अधिकारियों का भविष्य तय करेगी, बल्कि यह भी तय करेगी कि झारखंड में भर्तियों की शुचिता का नया पैमाना आखिर क्या होगा। तो मेरे प्रिय सिद्धि दर्शकों, अभी तक हमारे दर्शक पाठक क्या कह रहे थे कि भैया हमें पता ही नहीं चल पा रहा कि हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई के दौरान कौन से तथ्य रखे गए, जज साहब ने क्या कहा, जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो वकील थे उन्होंने बहस के दौरान कौन से तथ्य रखे और जो हस्तक्षेप याचिकाकर्ता की तरफ से जो वकील बहस में शामिल थे उन्होंने क्या कौन से तर्क रखे। इसके साथ साथ अभी तक दर्शकों को यह भी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी कि आगे संभावित परिदृश्य क्या होंगे। तो आज की इस द फोर्थ पिलर की वीडियो कंटेंट में हमने पुरजोर कोशिश की, तथ्यों तर्कों सहित बात की और साथ ही आपको यह भी बताया कि आगे संभावित परिस्थितियां क्या क्या बन सकती है। कोर्ट के दौरान क्या कुछ हुआ उसकी भी जानकारी हमने आपको पूरी बताई है, यानी एक एक बात हमने आपको क्लैरिटी के साथ बताई है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे विक्की और इस रिसर्च बेस्ड कंटेंट को लिखा है झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार वराची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट शंभुनाथ चौधरी सर ने। शुक्रिया आप सबका।